हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने जाना था कि जो आवेश होता है उसको जोड़ा या घटाया हम लोग सिंपल बीजगणितीय नियमों से घटा या जोड़ लेते हैं। जैसे अगर -2 आवेश है किसी निकाय में और +4 आवेश है तो +4 में से -2 मैथमेटिकल के हिसाब से हम लोग घटा जोड़ करके सॉल्व कर लेते हैं और आ जाता है जैसे +2। इस प्रकार से हम लोग उनकी योज्यताओं को जोड़ या घटा लेते हैं। उसके बाद कहा था कि आवेश संरक्षित होता है, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और हम लोगों ने इसके आगे बात की थी कि प्रकृति में जहाँ भी आवेश मिलेगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज मिलेगा, और मूल आवेश का जो वैल्यू होती है वो होती है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। इसके आगे हम लोगों को आज बात करनी है एक बात, आवेश का क्वांटाइजेशन हम लोग इस चीज़ को कहते हैं। क्वांटा मतलब क्या होता है, पैकेट होता है, जानते हैं हम लोग। और आवेश का क्वांटाइजेशन इसको कहते हैं कि जहाँ भी आवेश मिलेगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही मिलेगा। आज बात करनी है कूलम्स लॉ की। किसकी बात करनी है? कूलम्स लॉ की, कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की बात करनी है कि कूलम्स लॉ होता क्या है। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे चलते हैं कि अगर कोई एक आवेश है, एक मान लो कोई पॉजिटिव आवेश है, क्या है, पॉजिटिव आवेश है, और एक मान लो कोई नेगेटिव आवेश है, एक क्या है, कोई नेगेटिव आवेश है। तो पॉजिटिव आवेश कैसे बना होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकला है तो इसे कहेंगे हम लोग धनात्मक आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन्स आया है तो इससे कहेंगे हम लोग ऋणात्मक आवेश। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, विद्युत रेखाओं की बात नहीं कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद वाला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक लाइंस का है, विद्युत रेखाओं का है। तो उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे कि जो विद्युत रेखाएं होती हैं धनात्मक से स्टार्ट होती हैं, ऋणात्मक पे ख़त्म होती हैं, ठीक है ना। और यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में जब बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को आज कूलम्स लॉ की बात करनी है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, प्रत्येक आवेश अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है। जो फील्ड कितनी तीव्र होगी और कितनी स्लो होगी ये डिसाइड करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस की मात्रा क्या है। इलेक्ट्रिक लाइंस अगर वहाँ पे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे तीव्रता ज़्यादा रहेगी, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस वहाँ पे कम है तो वहाँ पे तीव्रता कम रहेगी। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस और विद्युत फील्ड ये सब क्या चीज़ें क्या हैं, फील्ड, विद्युत फील्ड मतलब एक चार्ज वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। एक चार्ज क्या करता है, धनात्मक को प्रतिकर्षित करता है, ऋणात्मक ऋणात्मक को प्रतिकर्षित करता है, ऋणात्मक धनात्मक को आकर्षित करता है। ये सब चीज़ें क्या हैं हम लोग जानते हैं। लेकिन आकर्षण और प्रतिकर्षण करने में बल लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो फोर्स का कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा। तो ये जो लाइंस हैं यही कारण होती हैं कहीं पे कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा कितना कम फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अभी इसके आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ेंगे और लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं। एक लाइंस की कभी भी एक बिंदु पे दो दिशाएं भी नहीं हो सकती। वहाँ से हम लोग देखेंगे कभी भी दो रेखाएं आपस में मिल नहीं पाती हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो ही डिसाइड करती हैं कि फोर्स आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या ज़्यादा है यानी विद्युत फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये बात क्यों सोचना है, हम सिर्फ यहाँ पे इतना बताना चाहते हैं कि आवेश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। आवेश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलते हुए आवेश के लिए भी हो सकती है। दो रुके हुए आवेशों के लिए जो फोर्स डिसाइड होगा वो हमारा कूलम्स लॉ करेगा। क्या दो से ज़्यादा चार्ज के लिए नहीं होगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन जो स्पेसिफिक सिंपल जो रूल रहेगा वो दो हम लोग रखे हुए आवेशों के लिए निकाल लेंगे। मान लो एक कोई आवेश Q1 है, एक कोई आवेश Q1 है, एक कोई आवेश Q2 है, एक कोई आवेश Q2 है। ये लगभग मान लो कि r दूरी पे क्या है, रखे हुए हैं दो आवेश, एक Q1 है एक Q2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, कितना है, r है।
अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये तो डिसाइड हमारा कर लेगा चार्ज, कर लेगा। क्या कर लेगा? चार्ज। क्यों? हमें पता है कि अगर धनात्मक और धनात्मक रहेगा तो जो फोर्स लगना है वो प्रतिकर्षण लगना है, एक धनात्मक रहेगा एक ऋणात्मक लगेगा तो जो फोर्स लगना है वो कैसा लगना है? आकर्षण लगना है। लेकिन जो कितना बल लगेगा ये बताएगा हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताएगा, फोर्स कितना लगना है ये हमारा बताएगा। तो ये Q1 है एक Q2 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलम्ब और इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। और इनके नियम को बोल देते हैं कूलाम का नियम। तो इन्होंने क्या बताया कि जो दो आवेश हैं इनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया, F के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 और Q2 दोनों के मल्टीप्लाई के, Q1 और Q2 के दोनों के मल्टीप्लाई के। और अगर दोनों चार्ज R दूरी पे रखे हैं यानी R डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो जो डिस्टेंस रहेगी उसके व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे R² के, यानी उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे इसके दूरी के वर्ग के। अगर इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R² लिख देंगे। और अगर इसको हम लोग थ्योरेटिकल बोलें तो बोल देंगे कि जो कूलाम है उन्होंने क्या बताया कि जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसका जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना इन लोगों ने क्या किया, इसको बता दिया। ये था हमारा फोर्स और ये है Q1 Q2 बटे R²। अब जब जब भी दुनिया में समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा है, वैसे तो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह सेम ही है, बस डिसाइड करता है कि वो 1 के बटे में लिखा है कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई में सामने लिखा है, ठीक है ना। देखो ये भी सिंबल ये सिंबल दोनों सेम ही है, बस ये इसके जस्ट सामने लिखा था, ये 1 के अपॉन में लिखा था। तो जब जब भी दुनिया में समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा है तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आया है। तो जब इसको हटाएंगे F बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R²। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर को थोड़ा और अच्छा लिखे दे रहे तो आ जाएगा। फॉर्मूला कहाँ क्या आ गया यहाँ से कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R², K Q1 Q2 बटे R²। थ्योरी भी यहाँ लिखे दे रहा है। कूलाम के नियम की थ्योरी क्या है कि दो आवेशों और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, तो अगर ये भी बोल दें कि दो स्थिर आवेशों तो भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 के मल्टीप्लाई के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R² के डिस्टेंस के वर्ग के यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी इंग्लिश तो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आ गई बात समझ में? इसके बाद लिख लो फॉर्मूला
पहले किए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, फिर किए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² कर दिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मिला दिए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बटे r² आ गया। जब हम लोगों ने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो इक्वल लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट k आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे देखो कि जो k की वैल्यू होती है, k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 9 होती है। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है, तो इसको लिख लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिजिक्स है तो हम लोग यूनिट तो हर चीज़ की निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया है, F इजक्वल टू के Q1 Q2 बटे r²। अब एक बात और है, अगर तुम लोग Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू, K1 और Q2 दोनों की वैल्यू अगर तुम लोग सिंबल के साथ लिख रहे हो तो हम लोग फोर्स आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा ये डिसाइड करेगा कि अगर F की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो फोर्स जो होगा वो आकर्षण होगा, और अगर F की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होगा। क्यों, अगर पॉजिटिव दोनों की वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही आना है तो हमारा प्रतिकर्षण हो जाएगा, और Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, यानी दोनों आवेश सेम जाति के हैं तो प्रतिकर्षण होना है, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आकर्षण हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव में आ रही है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। K की वैल्यू क्या है 9 × 10 की घाते 9, ये हमारी K की वैल्यू है। अब हम लोग फाइंड करते हैं K की यूनिट, और इस K का भी एक नाम होता है कूलाम कांस्टेंट, यानी कूलाम नियतांक इसको बोलते हैं। ठीक है, K को क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट K को बोलते हैं। तो K की जो यूनिट रहेगी तो इसमें पहले K का फॉर्मूले बेस पे फॉर्मूला निकाल लो कि F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। तो K बराबर क्या हो जाएगा F इंटू r² बटे Q1 इंटू Q2। F की वैल्यू होती है न्यूटन, R की वैल्यू होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बटे Q1 Q2 दोनों करोगे तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी जो यूनिट आ गई वो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं अगर इसकी डायमेंशंस पूछी जाएगी तब भी हम लोग निकाल लेंगे। चलो डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं। डायमेंशंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विमा, क्या बोलते हैं, विमा। तो फोर्स की विमा क्या होती है MLT माइनस 2 और बिग ब्रैकेट बंद कर दिए, ये सम्मान होता है हमारी विमा का। मीटर का क्या होता है L², और कूलाम का क्या होता है, देखो कूलाम का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज का जो फॉर्मूला तो है Q = IT होता है। क्या होता है IT, जहां पे I की जो विमा होती है वो A होती है, क्या होती है A, और T तो समय होता है सेकंड, तो T की तो T होगी, यानी AT होती है, क्या होती है AT। और जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो A² T² हो जाएगी, A² T² हो गई। चलो ठीक है, जब A² ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, T जाएगा तो माइनस हो जाएगी। तो यहां पे दिख रहा है MLT-2, और यहां पे L2, A जाएगा A-2, और जब ऊपर जाएगा तो T-2, ब्रैकेट इज क्लोज। यहां पे माइनस ऑलरेडी T है और यहां पे तो T की पावर -4 हो जाएगी। M यहां पे दिख रहा है M तो यहां पे एक ही है, उसके बाद T-4, L को देख लेते हैं। L एक है और 2 तो 3 हो जाएगा, L3 और T-4 और A-2, ये हो गई विमा ML3 T-4 A
-2, ये हो गई हमारी विमा हो गई किसकी? कूलाम्ब कांस्टेंट की। किसकी हो गई? कूलाम्ब कांस्टेंट की विमा हो गई हमारी। इतना हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखो फॉर्मूला जो था F = K Q1 Q2 बटे R²। एक चीज और रहती है कि जो हमारे कूलाम्ब्स नियम होता है वो लगभग सेम होता है। क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, जिसमें आप लोगों ने दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाला होगा, जहां पे F = Gm1m2 बटे R² निकाला था। लगभग सेम है। वहां पे दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती भी था। और जहां पे यहां पे कूलम्ब कांस्टेंट है, वहां पे न्यूटन्स कांस्टेंट आ रहा था, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा था, कैपिटल G आ रहा था। लगभग सेम है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि दो पहाड़ कितने बड़े बड़े द्रव्यमान हैं, उनके बीच में लगने वाला बल भी बहुत कम रहता है, ठीक है ना। यानी पृथ्वी और सूर्य ऐसे ग्रहों के बीच का जो द्रव्यमान होता है, जहां पे लाखों टन का हो जाता है, वहां पे हम लोगों को बल महसूस होता है। यानी उसकी योज्यता क्या है? बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि जो G का वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में पावर्स थी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग F देख रहे हैं, K का मान क्या है? 9 × 10⁹, यानी ये तो बहुत ज्यादा फोर्स है। लेकिन एक चीज और भी है यहां पे देखने लायक कि जो K है, जो फोर्स है, वहां पे जो फोर्स था वो आकर्षण था। द्रव्यमान हमेशा आकर्षण फोर्स लगाते हैं, प्रतिकर्षण नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आकर्षण भी है, प्रतिकर्षण है। एक और प्रॉपर्टीज पड़ी थी कि वहाँ पे दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो बल था वो माध्यम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, और यहाँ पे जो फोर्स है वो माध्यम पे डिपेंड कर रहा था। और माध्यम में किस माध्यम में कम होगा, किस माध्यम में ज़्यादा होगा, लाइट हम लोगों ने पहले पढ़ी है, उसके बाद यहाँ पे आए हैं। तो लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तनांक। हर पदार्थ का एक अपना अपवर्तनांक होता है और हर पदार्थ का एक परावैद्युतांक होता है। क्या होता है? परावैद्युतांक, जो कि डिपेंड करता है अपवर्तनांक पे। तो एक बात समझो, हर एक पदार्थ का अपना परावैद्युतांक होता है और हर पदार्थ में जो फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। उसको डिसाइड करने के लिए जो K का मान आया है वो होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या है हमारा? निर्वात का परावैद्युतांक। निर्वात का परावैद्युतांक। 1/4πε0। K की वैल्यू है, ये क्या है? K की वैल्यू। जब इसको फॉर्मूले पे रखोगे तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। हकीकत में यही वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। F = K Q1 Q2 बटे R²। बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, यूज यही वाला होना है। F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ठीक है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन नेट की वैल्यू भी हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब जो चीज हम लोगों ने K के लिए खेली थी वो एप्सिलॉन नॉट के लिए भी खेल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे यूनिट, उसके बाद निकाल लेंगे डायमेंशंस, ठीक है। इस चीज को यहां पे लिख लो। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है वो देखेंगे पहले, उसके बाद देख लेंगे उसकी डायमेंशंस क्या होती है। हो गया? ठीक है।
F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, जब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो 1/4 पाई तो क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं जो कि कभी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इनकी यूनिट तो होगी नहीं क्योंकि ये तो मैथमेटिकल वैल्यू है। जब यहाँ से निकालोगे 1/एप्सिलॉन नॉट निकालोगे, 1/4 पाई को अब भूल जाओ क्योंकि इसका यूज नहीं है, यूनिट निकालना है, मैथमेटिकल्स में नहीं निकालना है। फिर कोई वहाँ पे कमेंट कर दे कि सर 1/4 पाई कहाँ गायब कर दिए हो, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर बटे Q1 Q2। ठीक है ना, जो बटे में है यानी अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में है वो किस में, अपॉन में चला गया। जब ये 1 चेंज होगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। एक चीज और हो सकती है कि जो उसकी यूनिट थी, किसकी, K की जो यूनिट थी, उस यूनिट में जो जो पावर माइनस में थी वो पावर प्लस में कर दो, और जो जो पावर प्लस में थी वो पावर माइनस में कर दो, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। जो उसकी डायमेंशंस में जो जो चीज़ें माइनस में थी वो प्लस में, वो प्लस में, वो माइनस में, क्यों, क्योंकि ये 1 आ रहा है। अगर उस तरह तुम करोगे तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, बायो के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऐसा कैलकुलेशन है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी कर दिए हैं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। अब यूनिट निकालेंगे तो अब Q की होती है कूलाम स्क्वायर हो जाएगी Q1 Q2 बटे F की होती है न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, क्या होती है, यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा निकाल लेते हैं, विमा तो कूलाम की होती है Q इक्वल टू आई टी यानी AT स्क्वायर बटे न्यूटन की होती है MLT-2 और एक होती है मीटर स्क्वायर की होती है L2 यानी A2 T2 बटे L3 हो गई, L3 L2 और L1 1 तो दिखेगी नहीं तो 3 हो गई, और T-2 सम्मान में लगा दो बड़ा ब्रैकेट, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद A2 T2 M ऊपर गया तो M-1, L ऊपर गया तो L-3 और माइनस वाला गया तो T+2 हो गया। ठीक है, सम्मान बहुत जरूरी है। इसके बाद ये तो अकेला है तो A2 हो गया, T और T दोनों हो गए तो T की पावर 4 हो गया, M-1 और L-3, कोई दिक्कत, यही हमारी यूनिट हो गई A2 T4 M-1 L-3। कहोगे सर MLTA के फॉर्म में लिखो, तो लिख लो ना, M को इधर लिख लो, L को बाद में लिख लो, बात तो हमारी बराबर ही रहेगी, बात तो क्वेश्चन बात तो सही सेम ही रहेगी। इतनी बात हम लोगों को समझ में आई, चलो ठीक है। इसके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो बेसिक से क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट आ गया है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसमें बताया था कि जो आवेश को उत्पन्न करने की जो विधियां हैं वो नहीं बताई गई हैं, एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हैं। उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा बताइए, दो वस्तुओं को आपस में बिना टच किए हुए, अगर आप घर्षण के द्वारा कर रहे हो, घर्षण के द्वारा आवेश को अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो रगड़ना पड़ेगा, यानी दो बॉडीज को आपस में टच करना पड़ेगा। अगर आप चालन के द्वारा कर रहे हो तब भी दो बॉडियों को आपस में टच करना पड़ेगा। क्या हो कि बिना टच किए हुए भी किसी वस्तु को आवेशित कर लिया जाए,
उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट जानना था। कूलम्स लॉ हम जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिए, हमको एकदम से ध्यान नहीं रहा। उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो उसको देख लो क्या होता है, ये लिख लो, उसको देख लेते हैं थोड़ा। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां होती हैं। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां होती हैं। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां, 3 विधियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3। सबसे पहला होती है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। दूसरी होती है चालन द्वारा, चालन द्वारा। और तीसरी होती है, तीसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन। घर्षण तो हम लोग जानते हैं, दो चीजों को आपस में रगड़ना। देखो नाभिक तो बंद होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर्स लगा रहे होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिली, वो अपनी कक्षा से जंप कर जाता है। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहरी कक्षा में रहते हैं वो जंप करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इसकी भी एक कंडीशंस होती है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और जो विद्युत धनी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं। ठीक है ना? तो यहां से बात क्या समझ में आई कि दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ रहे हो तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में से। तो ड्यू टू घर्षण दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करके हम लोग आवेशित किसी एक वस्तु को कर लेते हैं। चालन द्वारा क्या हुआ? एक वस्तु आवेशित है, दूसरी वस्तु आवेशित नहीं है, और चालन में एक और कंडीशन हो जाती है कि जो दो वस्तुएं हैं वो चालक होनी चाहिए, जिससे कि आवेश एक जगह से दूसरी जगह बह सके। तो ये एक वस्तु आवेशित है, दूसरी वस्तु आवेशित नहीं है, और दोनों वस्तुएं चालक हैं, तो एक को टच कर दोगे तो अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इसमें बह करके चला जाएगा, दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो अनावेशित वस्तु है वो भी आवेशित हो गई, चालक है। तो प्रेरण द्वारा समझना जरूरी है, तो प्रेरण को हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है। मान लो एक वस्तु तुम्हारे पास कोई है, ये बिल्कुल भी आवेशित नहीं है, बिना टच किए हुए ही प्रेरण होता है। ठीक है ना? प्रेरण का मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे कोई बच्चा बहुत बिल्कुल एकदम से नहीं पढ़ रहा है, टीचर ने उसको क्या किया? बहुत मोटिवेट किया कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो जिंदगी खत्म है। फिर ऐसे प्रेरित किया उसको। जब प्रेरित किया तो वो प्रेरित हो गया। यानी क्या टीचर ने उसको मारा डांटा? नहीं, सिर्फ अपनी बातों को दूर से ही उसको क्या किया? प्रभावित किया। यानी वस्तु को प्रभावित इस प्रकार कर देंगे कि वो आवेशित हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे। ये तो एक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी होता है, समथिंग समथिंग सेम होता है। अगर हम इसके पास कोई भी वस्तु ले जाएं, मान लो कि प्लस चार्ज की एक रॉड ले गए, पास ले गए, तो प्लस चार्ज की एक रॉड इसके पास ले गए, ऐसे पास ले गए, तो क्या होगा? पॉजिटिव आवेश ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन पॉजिटिव आवेश को अपने से प्रतिकर्षित करता है। इस वस्तु में क्या होगा? जो पॉजिटिव आवेश होगा वो तो इधर प्रतिकर्षित होकर चला जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव आवेश होगा वो इसके पास आ जाएगा। इस सिस्टम को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं ध्रुवीकरण। यानी ये जो वस्तु थी क्या होगी? ध्रुवित हो गई, इफेक्टिव हो गई, क्योंकि पॉजिटिव आवेश आया था, पॉजिटिव आवेश उससे प्रतिकर्षित होकर दूर चला गया, नेगेटिव आवेश उसके पास आ गया, तो ये जो वस्तु है वो ध्रुवित हो गई। क्या हो गई? ध्रुवित हो गई। जब ये वस्तु ध्रुवित हो गई तो एक बात और समझो, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इधर पॉजिटिव आवेश है, इधर नेगेटिव आवेश है। अब इस वस्तु को एक और बहुत बड़ा चालक होता है, ब्रह्मांड का पृथ्वी का चालक। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड के अंदर तो पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा कंडक्टर है, इससे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इसको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे दो, इसे फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे लाखों करोड़ों
अरबों इलेक्ट्रॉन से इस पृथ्वी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इसको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात समझना, अगर कोई भी आवेशित वस्तु को तुम पृथ्वी पर डाल दोगे तो वो वस्तु चार्जहीन हो जाएगी, उसका पूरा चार्ज किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। और यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तुमने पृथ्वी पे फेंक दिया उसे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी में चले गए। किसी के ऊपर धनात्मक आवेश है, उसका धनात्मक आवेश पृथ्वी में गया, मतलब उसमें वस्तु में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी क्या करती है, उदासीन करने की कोशिश करती है, उदासीन करने की कोशिश करती है। तो समझो, अगर तुम्हें इसमें ऋणात्मक आवेश लाना है तो तुमने धनात्मक की तरफ से इसको पृथ्वी में जोड़ दिया, तो पृथ्वी ने सोचा कि अरे हमारे ऊपर तो धनात्मक आवेश है, पृथ्वी को धोखा दे दिए, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले गए किसमें, इस वस्तु में। जैसे ही तुमने देखा कि पृथ्वी ने ये धनात्मक आवेश वाले को उदासीन किया, तुमने तुरंत से फट से वस्तु को हटा लिया, जो ऋणात्मक आवेश था वो तुम्हारी वस्तु ऋणात्मक हो गई। और यही सेम कंडीशन अगर तुमको धनात्मक आवेश करना होता, तुमने क्या किया, ऋणात्मक आवेश की तरफ से वस्तु को पृथ्वी में जोड़ दिया, फटाफट पृथ्वी को लगा कि ऐसा लगा कि जैसे ऋणात्मक आवेश आ गया, इसने क्या किया, इसको उदासीन करना चालू किया, तो उन्हें फटाक से हटा लिया, तुम्हारी वस्तु धनात्मक आवेशित हो गई। यहाँ से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो कि बिना किसी वस्तु को टच कराए क्या हो सकती है, वस्तु आवेशित हो सकती है। क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं करेंगे, लगभग 30 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आज चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, किसी को घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से कूलम्स लॉ हम लोग समझ गए हैं। अगले लेक्चर में कूलम का सदिश नियम हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कूलम का सदिश नियम। चलो तो चलते हैं आज, ओके बाय।